हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। गठबंधन के तहत अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो गठबंधन के भीतर बातचीत के बाद ही वो संख्या मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूं। और अगर किसी कारणवश अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं संभव हो तो ऐसे में कितनी सीटों पर जहां पर पार्टी के मजबूत नेता जो चुनाव लड़ सके और जहां पर पार्टी का संगठन जिन विधानसभाओं में मजबूत होगा उन सीटों को चिन्हित कर वो सूची आप लोगों के साथ साझा की जाए। सबसे पहले मैं आप सबका परिचय भी मैं करवा दूं। हमारे झारखंड प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी मौजूद, यहाँ पर जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी, वैशाली से हमारी सांसद वीना देवी जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी। इलेक्ट्रल एंट्री की बात की है, राहुल गांधी जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उस पर गृह मंत्री का जो है आया। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना, उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। क्योंकि आप युवा नेता हैं, क्या झारखंड में अब अलग से चुनाव लड़े या गठबंधन के साथ लड़े? युवाओं को कितना टिकट देंगे? डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं एक अपना एम्प्लॉय समीकरण है मेरा, जहां पे महिला है और युवा है। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूं और मैं चाहता हूं। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू है। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद है, शांभवी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट, वीना जी है। यहाँ पर युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी है। राजेश इज वेरी यंगर देन मी, अरुण जी है यहाँ पर, शांभवी भी है, वीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर है हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता जरूर है, युवा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी टिकट दे, ये प्रायोरिटी रही। लड़ना पड़ा तो न सिर्फ पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। आपका इलेक्शन जब 5 साल होता है तो एक बार आप नजर आते हैं, आपकी पार्टी नजर आती है, आपके संगठन नजर आते हैं, एक आध सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं। इसको क्या माना जाए? आप एक तरफ कहते हैं कि मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ था, जब मैं जन्म मेरा हुआ था उसमें बिहार ही था। दूसरी तरफ झारखंड को लेकर आपकी पार्टी इस तरह की मंशा रखती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़ते थे, पर आज की तारीख में गठबंधन के भीतर अभी ये सब चर्चा होनी है। संख्या में उसके बाद ही आप लोगों के साथ साझा कर पाऊंगा, बट हाँ डेफिनेटली। और जैसा मैंने कहा कि
ये सोच जल्द आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूं मैं इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूं क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज्यादा अलग नहीं है झारखंड बिहार में, पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, विकास को लेकर हो। तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीजें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगी। ठीक है चिराग जी, आप प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो आरक्षण का जो प्रावधान बाबा साहब की सोच के आधार पर था वही रहेगा आने वाले दिनों में। अगर क्योंकि ये स्वतंत्रता राज्यों को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार इस पर अध्यादेश भी लेकर आएगी। धारा हटाने का वो वादा कर रहे हैं सर, जो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, आपका क्या स्टैंड रहता है इस मामले में? भाई यही स्टैंड है जो केंद्र सरकार का है, बिल्कुल सही बात है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब आप गठबंधन करते हैं तो आपको कुछ नीतियों को लेकर अपनी सोच, और खासतौर पर जब आप एक राष्ट्रीय दल हैं तो कांग्रेस को अपनी सोच तो स्पष्ट रखनी होगी ना कि क्या आप धारा 370 के हटने का आप समर्थन करते हैं या आप नहीं करते। और अगर आप करते हैं समर्थन तो एक ऐसे दल के साथ गठबंधन क्यों जो इस धारा को पुनः लागू करने की बात करती है। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ मजबूती से इस विषय पर मेरी पार्टी खड़ी है। क्या मानते हैं कि झारखंड में ऐसा कुछ हुआ है अब तक? हाईकोर्ट ने ये भी कहा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो अब तक एफिडेविट फाइल नहीं कर पा रही। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार घुसपैठियों को लेकर अपना रुख शुरू से ही स्पष्ट कर चुकी है। हम लोगों ने कानून भी, कई लोग कई बार इसका विरोध भी करते हैं, बट ये बात भी हम लोग बार बार इसी उद्देश्य के साथ समझाना चाहते हैं कि नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है जब सीए का हम लोग जिक्र करते हैं। ऐसे में ये सोच कि घुसपैठियों के माध्यम से किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस पर केंद्र सरकार ने डे वन से अपना रुख स्पष्ट रखा है। और अगर कहीं पर ऐसी कोई जानकारी आती है तो केंद्र उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो चिराग जी, जिस तरह से जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यहां झारखंड रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहां पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को हम लोग को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, आप लोग की जानकारी में है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में टूट हुई, एक नए नाम के साथ हम लोगों ने पार्टी की शुरुआत की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पर यह प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था। इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। बहरहाल, जहां एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस बैठक का, वहीं अलग अलग राज्यों में हो रहे और होने वाले विधानसभा के चुनाव भी एक चर्चा का विषय थे।
झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है। हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था, और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक, और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे तो 2 काउंसलर भी वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश से जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था, और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोगों को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है, जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा। और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं, और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और ये तमाम आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की, तो वहीं कई ऐसे ज्वलंत विषय जो हाल फिलहाल के दिनों में जिनको लेकर काफी चर्चा रही, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लैटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सबने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूं, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया। भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो, उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहे। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा। अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक आधार या आर्थिक आधार नहीं रहा। ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है, जो कभी न कभी छुआछूत का शिकार रही है, और इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया। तो जब आधार अनटचेबिलिटी, आज की भी तारीख में हम लोग को उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। हाल फिलहाल के दिनों में एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग की, एक आईपीएस अधिकारी मांग करता। मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर गए और मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये आधार भेदभाव का इसमें छुआछूत, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं था, जो हम लोग एक चिंता का विषय था। और इस चिंता को हमारी सरकार
हमारे प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ समझा बल्कि इसमें उचित फैसला लेते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के वक्त आरक्षण के प्रावधानों को बनाया गया था, उसी आधार पर यह व्यवस्था आगे भी चलती रहे। तो जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद उसके लिए, वहीं लेटरल एंट्री को लेकर भी हम लोग की चिंता थी। डायरेक्ट नियुक्तियों के माध्यम से जिस तरीके से SC, ST, OBCs के आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय था। इसका एडवर्टीजमेंट को प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार विड्रॉ किया गया, जो पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, उनका समर्पण सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए फैसले लेने का काम किया